जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक लेटर समझाया था नेवी फाउंडेशन का। मैंने आपको बताया था कि नेवी फाउंडेशन ने एक प्रपोजल तैयार करा है 8 CPC पे, और वो प्रपोजल भेजा है नेवल हेडक्वार्टर को ताकि आपकी मांगे 8 CPC पर सरकार तक पहुंचे। पूरा लेटर मैंने आपको कल समझाया था। अब दोस्तों एक और लेटर बनाया गया है, एक और प्रपोजल बनाया गया है 8 CPC पे, और इस बार बनाया है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने, और पूरा प्रपोजल भेजा है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस के चेयरमैन को, ताकि 8 CPC की जितनी भी मांगे हैं वो भारत सरकार माने। एक सही पे कमीशन आपको मिले, डिफेंस पेंशनर्स को या फिर जो दूसरे पेंशनर्स है उनको। तो एक प्रपोजल तैयार करा गया है। क्या लिखा है लेटर में, क्या है पूरा प्रपोजल, आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है 8 CPC के बारे में। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों यह रिपोर्ट है फिटमेंट फैक्टर की। किस तरीके से भारत सरकार आपका फिटमेंट फैक्टर तय करेगी 8 CPC का, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिला, यह भी इस रिपोर्ट में शामिल है। आपको पता चलेगा कि पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिला, और उस हिसाब से 8th CPC का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है, बहुत ही जबरदस्त। तभी मैं आपको यह जानकारी दूंगा ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट सही जानकारियां ले पाए। तो दोस्तों इन्हीं दो चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कितने ऐसे पेंशनर्स हैं? 34.1। तो एक अपील मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। यह मैं इसलिए कहता हूं ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि नॉलेजेबल जानकारियां आपको मिल पाए और आप मेरी हेल्प ले पाए। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक वीडियो आप देखें, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये लेटर मैं आपको समझाऊंगा। ये लेटर लिखा गया है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के द्वारा। लिखा गया है दोस्तों ये 15 अगस्त 2025 को, और ये भेजा गया है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस के चेयरमैन को। जी हां दोस्तों, जो डिफेंस के चेयरमैन है पार्लियामेंट्री कमेटी के, उनको भेजा गया है ताकि वो एक बार संज्ञान ले सके 8 CPC पर, जो मांगे हैं उनको देख पाए, और फिर दोस्तों वो मांगे पे कमीशन में रखें, ताकि 8th पे कमीशन बिल्कुल साफ सुथरा आपको मिले, कोई भी विसंगति उसमें ना हो। तो दोस्तों आजकल जो प्रक्रिया चल रही है, वो काम चल रहा है अलग अलग एसोसिएशन का, वेटरन एसोसिएशन का। जी हां दोस्तों, वो अपने प्रपोजल बना के दे रहे हैं अपने हेडक्वार्टर को। जैसे नेवी ने दिया नेवल हेडक्वार्टर को, ऐसी जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है उनको भी प्रपोजल मिलेगा, आर्मी का जो हेडक्वार्टर है उनको भी प्रपोजल मिलेगा, ताकि सब प्रपोजल इकट्ठा होकर सरकार तक पहुंचे। और फिर दोस्तों जब सरकार पे कमीशन बिठाए तो पे कमीशन आपके प्रपोजल को देखे और उस पर फिर अपना काम करे। तो दोस्तों ये सब है। अब दोस्तों इस लेटर में क्या लिखा है ये मैं आपको समझाता हूं। प्रपोजल ऑफ वेटरन्स एंड वीरांगनाज फॉर 8th सेंट्रल पे कमीशन। जी हां दोस्तों, यह प्रपोजल है पेंशनर्स के लिए, वेटरन्स के लिए, डिफेंस के, और साथ ही साथ जो वीर नारी हैं, वीरांगनाज हैं, उनके लिए यह प्रपोजल है। यानी फैमिली पेंशनर्स के लिए भी और पेंशनर्स के लिए भी, डिफेंस पेंशनर्स की बात मैं कर रहा हूं। अब लिखा क्या है ये समझते हैं। Our Federation of Veteran Association is a largest platform
with the affiliation of more than 162 एसोसिएशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। जी हाँ दोस्तों टोटल एसोसिएशन कितनी है वेटरन्स की, पूर्व सैनिकों की, वो है दोस्तों 162। स्ट्रेंथ ऑफ अप्रॉक्स 13 से 14 लाख। जी हाँ दोस्तों, और उस एसोसिएशन में कितने पेंशनर्स ऐड हैं? लगभग 1300 या फिर 14 लाख, 13 से 14 लाख। द वेरियस डिमांड ऑफ द वेटरन एंड वीर नारी आर पेंडिंग विद द गवर्नमेंट सिंस लॉन्ग। जी हाँ दोस्तों भारत सरकार के पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास काफी लंबे समय से आपकी डिमांड पेंडिंग में चल रही है। चाहे वो पेंशन में विसंगतियों को दूर करने की मांग हो, चाहे ओआरओपी की टेबल सही करने की मांग हो, चाहे वो सीएसडी की मांग हो, चाहे वो ईसीएचएस की मांग हो, मतलब जो भी आपकी डिमांड है जो पहले से चलती आ रही है वो सरकार के पास अभी पेंडिंग में है। फिर क्या लिखा है? सिंस द 8th पे कमीशन इज फॉर्मुलेटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। 8th पे कमीशन का गठन भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि भारत सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी आपको देगी। और ये किसके लिए है 8 सीपीसी? पेंशनर्स के लिए, वीर नारीज के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए। फिर क्या लिखा है? अवर डिमांड पर्टेनिंग टू ओआरओपी। अब जो इनकी डिमांड है 8 सीपीसी में वो किससे संबंधित है? 8 सीपीसी में भी अलग अलग डिमांड है आपकी। 8 सीपीसी में सबसे पहली डिमांड है ओआरओपी की, फैमिली पेंशन की। जो ओआरओपी की विसंगतियां हैं वो दूर हो 8 सीपीसी में। फैमिली पेंशन बढ़ाई जाए। जो फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की मिल रही है 7 सीपीसी में 9,000 रुपए, उसे ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि वाइफ, स्पाउस अच्छे से अपना घर का खर्चा चला सके। तो फैमिली पेंशन बढ़ाई जाए। डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी के जो स्लैब हैं उसको बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में, डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ाई जाए। फिर मिलिट्री सर्विस पे रिस्क के आधार पे जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे ज्यादा है जेसीओज ओआरस का, तो उसके आधार पे मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी में ज्यादा बढ़ाई जाए और हो सके तो इक्वल कर दी जाए अधिकारियों के समान। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क फैक्टर, जोखिम भत्ता सबसे ज्यादा बढ़ाया जाए जेसीओज का, ओआरस का 8 सीपीसी में। फिर प्रमोशन के रूल्स में कुछ सुधार किया जाए 8 सीपीसी में। जो ठीक टाइम पे प्रमोशन नहीं मिल रहे या फिर जिसके कारण एमएससीपी लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता तो फिर आपको एमएससीपी मिलती है, लेकिन कई बार प्रमोशन से आप वंचित रह जाते हो और कई बार तो एमएससीपी भी कई बार नहीं मिल पाती। तो समय पर एमएससीपी मिले, समय पर प्रमोशन मिले, सारे रूल्स एक बार रिवाइज हो 8 सीपीसी में, सारी चीजें देखी जाएं। अगर प्रमोशन दिया जाता है तो फिर एमएससीपी नहीं मिलेगी, और अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो एमएससीपी मिलेगी। रूल्स रिवाइज किए जाएं 8 सीपीसी में। पेंशन ऑफ असम राइफल पर्सनल, जो पेंशन है असम राइफल पर्सनल की या फिर पेंशनर्स की, उनकी पेंशन भी देखी जाए। फिर दोस्तों क्या लिखा है आगे? इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्लेस आवर डिमांड एट एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म टू कंसीडर फेवरली एंड ऑब्लिज। जी हां दोस्तों, जो भी रिक्वेस्ट करी गई है आपसे, जो भी प्रपोजल तैयार करा गया है वो सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएं। जी हां दोस्तों, यानी ये लेटर लिखा गया है चेयरमैन को, पार्लियामेंट्री कमेटी के डिफेंस को। तो दोस्तों जो चेयरमैन है पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो इस प्रपोजल को भेजेंगे आगे। ये प्रपोजल आगे जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। वहीं तो दोस्तों ये प्रपोजल मेन पे कमीशन के पास पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों ये सारे प्रपोजल एक साथ भेजे जा रहे हैं अलग अलग हेडक्वार्टर को। तो दोस्तों ये सब डिमांड थी। और दोस्तों ये लेटर है जयपुर का, जयपुर से दोस्तों ये लिखा गया है। 15 अगस्त का ये लेटर है प्रपोजल के बारे में। तो दोस्तों आपने ये डिमांड समझ ली कि कौन कौन सी डिमांड है जो मेंशन है। अब दोस्तों एक और रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा। ये बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है फिटमेंट फैक्टर के बारे में, क्योंकि इस रिपोर्ट में पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक सब फिटमेंट फैक्टर दे रखे हैं, सब फिटमेंट फैक्टर बता रखे हैं कि पुराने पे कमीशन पे आपको कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर मिले और उसके आधार पे 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कौन सा फॉर्मूला
गवर्नमेंट एडॉप्ट करेगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएगी। अब दोस्तों इस रिपोर्ट को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम इस टेबल को समझेंगे। दोस्तों इस टेबल में सीपीसी दे रखे हैं, पे कमीशन दे रखे हैं, पहले पे कमीशन से लेके 7 सीपीसी तक, 7वें वेतन आयोग तक। फिर मिनिमम पे दे रखी है हर एक पे कमीशन की, मैक्सिमम पे दे रखी है हर एक पे कमीशन की। फिर फिटमेंट फैक्टर दे रखा है कि पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक कितना फिटमेंट फैक्टर मिला। फिर यहां पे दे रखा है कंप्रेशन रेशो। जी हां दोस्तों, कंप्रेशन रेशो पे स्केल पे काम करता है, यानी जैसे जैसे हमें पे कमीशन मिलते गए उस हिसाब से पे स्केल का कंप्रेशन रेशो कम होता गया, जिसका नुकसान पेंशन में भी हुआ। इसके बारे में भी आगे समझाऊंगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पे कमीशन की। फर्स्ट पे कमीशन मिनिमम पे थी 55 रुपए थी, मैक्सिमम पे थी 2000। उस टाइम फर्स्ट टाइम फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, पहले पे कमीशन में फर्स्ट टाइम कोई फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं मिला था। कंप्रेशन रेशो सबसे ज्यादा था, 36.4 का। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं दूसरे पे कमीशन की तो मिनिमम पे थी 80 रुपए, मैक्सिमम पे थी 3000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर था 1.45। यानी सेकंड सीपीसी से, सेकंड पे कमीशन से हमें फिटमेंट फैक्टर देखने को मिला। 1.45 से फिटमेंट फैक्टर स्टार्ट हुआ। कंप्रेशन रेशो था 37.5। फिर दोस्तों अगर मैं थर्ड पे कमीशन की बात करूं तो मिनिमम पे थी 196 रुपए, मैक्सिमम पे थी 3500 और फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.45। फिर दोस्तों कंप्रेशन रेशो कम हो गया, कितना हो गया 17.9 हो गया पे स्केल का। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं फोर्थ पे कमीशन की, मिनिमम पे थी 750 रुपए, मैक्सिमम पे थी 8000, फिटमेंट फैक्टर था 3.82 और फिर दोस्तों कंप्रेशन रेशो और कम हो गया 10.9। फिर मैं बात करूं पांचवें पे कमीशन की, मिनिमम पे थी 2550, मैक्सिमम पे थी 26000, फिटमेंट फैक्टर था 3.40, कंप्रेशन रेशो था 10.2 का। जी हां दोस्तों, कंप्रेशन रेशो में वृद्धि नहीं हुई, कंप्रेशन रेशो कम होता गया पे स्केल का, जिससे कहीं ना कहीं पेंशन में विसंगतियां थी। पहले भी आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन कंप्रेशन रेशो कम होने से पे स्केल का पेंशन में डिसेपैरिटी बढ़ गई। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं छठे वेतन आयोग की, मिनिमम पे थी 7000, मैक्सिमम पे थी 80000, फिटमेंट फैक्टर 2.74 और कंप्रेशन रेशो 11.4 का। फिर मैं बात करूं 7 सीपीसी की, मिनिमम पे 18000, मैक्सिमम पे 2,25,000, फिटमेंट फैक्टर 2.57 और कंप्रेशन रेशो 12.5 का। यहां पे थोड़ा सा बड़ा। तो दोस्तों आपने यहां पे ये टेबल समझी। प्रेजेंट हाईएस्ट पे इन कैबिनेट सेक्रेटरी स्केल इज 2.5 लाख फिक्स्ड फॉर सीएनएस। जी हां दोस्तों, सबसे हाईएस्ट पे है एक कैबिनेट सेक्रेटरी के स्केल की, कितनी 2.5 लाख सबसे हाईएस्ट पे है। अब दोस्तों यहां पे हम समझेंगे फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा अगर हम इस टेबल को समझें। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट समझिए, इन 6 सीपीसी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.74 was applied and minimum pay arrived at was ₹7,000। जी हां दोस्तों, यानी पांचवें से 6 सीपीसी में आने के लिए, बेसिक पे को कन्वर्ट करने के लिए फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.74 और फिर 7 सीपीसी में जाने के लिए फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57। तो दोस्तों 7000 से 18000 में जाने के लिए 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर अप्लाई हुआ 2.57, यानी अगर आप 7000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से तो 7 सीपीसी की मिनिमम पे आएगी 18000 रुपए। तो पहला ऑप्शन तो ये अप्लाई किया सरकार ने। फिर दोस्तों दूसरा क्या लिखा है,
DADR वॉज 125% एज ऑन 1/1/2016। इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी कि 7 CPC का 2.57 फिटमेंट फैक्टर आपको कैसे मिला। अब इसमें भी यही बताया 1/1/16 से आपका DADR था 125% ऑन एडिंग अ बेसिक एंड DA। साथ ही साथ DADR को मर्ज कर दिया आपकी बेसिक में। जी हां दोस्तों, और बेसिकली यहां पे 100 पे प्रोटेक्शन फैक्टर PPF अराइव्ड एट वाज 2.25। जी हां दोस्तों, जो मर्ज करके DA आया बेसिक में उसकी कैलकुलेशन पे वैल्यू आई 2.25। हियर 7 CPC रिकमेंडेड मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.57। 2.57 आपको मिला 7 CPC का फिटमेंट फैक्टर, एडिंग एडिशनल 0.32 पॉइंट टू द पे प्रोटेक्शन फैक्टर। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने कितना % इंक्रीज किया था 7 CPC में 14.3%, तो इसको भी ऐड किया है, इसको भी ऐड किया, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 0.32। तो दोस्तों तब आपका फिटमेंट फैक्टर बना 2.57, यानी 2.25 प्लस 0.32। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 7 CPC का 2.57। ये आपने समझ लिया। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, नाउ पे प्रोटेक्शन फैक्टर एज ऑन 1 जनवरी 2026 इज एस्टिमेटेड टू बी 1.61 पॉइंट पे 100 प्लस प्रेजेंट DA 55 प्लस एक्सपेक्टेड DA इन जुलाई 2025 एंड जनवरी 2026। अब दोस्तों इन्होंने कैलकुलेशन करी 8 CPC के फिटमेंट फैक्टर की। इन्होंने माना कि 1/1/2026 को DADR होता है 61%, 61% आता है। तो दोस्तों DADR जो होगा 1/1/2026 से उसको बेसिक में मर्ज करेंगे, और बेसिक लिए यहां पे 100। मैं आपकी बेसिक पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिटमेंट फैक्टर निकालने की जो बेसिक है उसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों DADR 1/1/2026 से अगर 61% है और अगर उसे बेसिक में ऐड कर दें, हमने एज्यूम किया है, इन्होंने एज्यूम किया अगर 61 मिलता है, तब दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 8 CPC का 1.93। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया 1.93 फिटमेंट फैक्टर बनेगा आपका 8 CPC का। Estimation of minimum fitment factor can be suggested that in case if 0.32 point are added in the same manner, अगर गवर्नमेंट 8 CPC में, अगर गवर्नमेंट 8 CPC में 14.3% की या फिर 20% तक की वृद्धि करती है आपकी पे पेंशन में, तो दोस्तों फिर फिटमेंट फैक्टर निकलेगा 2.00 से नीचे 1.92 1.93 के आसपास। यही चीज इन्होंने समझाई है। अगर गवर्नमेंट 20% तक या फिर 20% से नीचे की आपकी बढ़ोतरी करती है 8 CPC में, तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 1.93 के आसपास बनेगा। क्या लिखा है, देन मिनिमम फिटमेंट फैक्टर शैल बी 1.93। हालांकि दोस्तों इन्होंने बताया कि DADR 1/1/2026 से अगर 61% होता है, 61%, तो दोस्तों 1.61 प्लस 0.32 अगर आप इसे ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 1.93 का। यही इन्होंने बताया। तो दोस्तों ये इन्होंने कैलकुलेशन की है DADR के हिसाब से, साथ ही साथ गवर्नमेंट का इंक्रीजमेंट जोड़ दिया। अगर गवर्नमेंट 20% या फिर इससे कम आपकी बढ़ोतरी करती है, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। तो दोस्तों इन्होंने पूरी रिपोर्ट समझा दी। अगर दोस्तों आपको 1.93 मिलता है, तो दोस्तों फिर जो आपकी बेसिक है, जैसे 7 CPC की बेसिक थी यहां पे 18,000, अगर 1.93 मिलेगा तो 18,000 से बढ़कर आपकी बेसिक हो जाएगी, मिनिमम बेसिक 8 CPC में 34,740। इसकी जानकारी कल भी मैंने आपको दी थी। यह आपकी दोस्तों मिनिमम बेसिक होगी, मिनिमम, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं। अभी मिनिमम कितनी है 18,000 और 8 CPC में हो जाएगी 34,740। ठीक इसी तरीके से बेसिक पेंशन में होगा। जो आप अभी बेसिक पेंशन ले रहे हैं, जितनी भी आप ले रहे हैं, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.93 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी नई बेसिक पेंशन होगी 8 CPC की। चाहे तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी दी है।
हालांकि दोस्तों इन्होंने मिनिमम फिटमेंट फैक्टर बताया है, यहां पे मिनिमम 1.93 का फॉर्मूले के आधार पे, इन रिपोर्ट्स के आधार पे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी आप अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जो भी आपके पास जानकारी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अपने सुझाव क्या हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। इस टाइप की जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां लेटरों के आधार पे आपको मिलती रहती हैं, बिल्कुल सही और एक्यूरेट। कोई नई जानकारी आएगी मेरे पास तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें समय समय पर। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।